चलिए आज आप लोगों को मैं अपनी लिखी एक कहानी सुनाता हूं। इस कहानी का शीर्षक है इंतजार। इस कहानी को कहने वाला एक सूत्रधार है, तो चलिए आज ये सूत्रधार मैं ही बन जाता हूं। तो भैया कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है। बरसों बाद मैं गांव आया था, लेकिन थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। यही कोई 11-12 साल का रहा होगा। तो बाबूजी ने गांव के स्कूल से मेरा नाम कटवाकर शहर के बड़े स्कूल में लिखवा दिया। अब वो स्कूल का हॉस्टल ही मेरे लिए मेरी दुनिया, मेरी जहान हो गई थी। गांव की बड़ी याद आती थी। जब भी घर वालों की याद आती तो वो लोग मिलने मुझसे शहर आ जाते। गांव ना आने की पता नहीं क्यों मौन सी मनाही थी। मैं जब भी पूछता कि मुझे गांव क्यों नहीं आने दिया जाता, तो वो लोग कुछ बताते नहीं। हाँ, अम्मा जरूर बताती थी, गांव में एक डायन रहती है बेटा, इसलिए मैं तुझे गांव नहीं आने देती। अम्मा से मैं पूछता डायन क्या होती है, तो अम्मा कहती इन सब बातों पे तू ध्यान मत दे, तू पढ़ाई पे ध्यान दे, खाने पे ध्यान दे और अच्छे से रह, बाकी चीजों पे ध्यान मत दे और मैं आती रहूंगी। जो भी हो, धीरे धीरे पढ़ाई में मैं मशगूल हो गया। आगे की पढ़ाई के लिए विदेश चला गया और वहीं मेरी नौकरी लग गई। लेकिन विदेश में अपनों वाला प्यार कहाँ, हमेशा गांव की याद आती थी। तो एक दिन सकुचाते हुए मैं घर पे फोन किया और पूछा कि सिर्फ एक बार मैं गांव आना चाहता हूँ, इस बार आने दो ना। लेकिन मजेदार बात यह है कि इस बार मुझे किसी ने नहीं रोका, इजाजत मिल गई। अब मैं ये सोचने लगा कि अम्मा जिस डायन के चलते मुझे आने नहीं देती थी, अब क्या हो गया? क्या वो डायन मर गई, या फिर उन्हें लगता है कि मैं बड़ा हो गया इसलिए अब उस डायन से निपट लूंगा। खैर जो भी हो, उनका ये अंधविश्वास कहें या मेरे प्रति प्यार, जो भी हो, मुझे अच्छा लगता था। सो मैं पहुंच गया था गांव। हमारा परिवार जमींदार परिवार था, तो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से साहब गांव के बीचों बीच हमारे पूर्वज ने अपना घर बना लिया था। अब धीरे धीरे गांव का विस्तार इतना हो गया कि गलियां इतनी तंग हो गई कि पैदल चलना मुश्किल हो गया। तो मेरे लिए आफत यह हो गई कि गांव का सड़क जो है वो 1.5 किलोमीटर दूर, तो मुझे गाड़ी वहीं पार्क करके पैदल गांव की ओर निकलना पड़ा। मैं 2-4 ही कदम बढ़ा था कि अचानक मेरी नजर एक सुनसान सी झोपड़ी पे पड़ी। उस झोपड़ी के बाहर एक बूढ़ी अम्मा चश्मा लगाए, हाथ में कुछ कागज रखे और कलम भी था उनके हाथ में। वो कुछ लिख रही थी या पढ़ रही थी, नहीं शायद पढ़ रही थी। ना कलम था तो लिख, खैर जो हो एक अजीब सा प्यार, एक अजीब सी कशिश मुझे उनकी ओर खींचता गया। मैं धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ता गया और उनके पास पहुंच गया। जब उनके पास पहुंचा तो अम्मा थोड़ी हड़बड़ाई, चश्मे उतार कर मुझे देखना शुरू किया। 2 मिनट देखने के बाद उनके चेहरे पे एक अजीब सी खुशी मैंने देखा। एक अपनत्व साफ झलक रहा था और मुझे भी बड़ा अपनापन फील हो रहा था उस जगह पे। अम्मा कपकपाती हुई आवाज में बोली, लल्ला आई क्या तू? देख तेरे इंतजार में मैं एकदम पत्थर सी हो गई। मुझे तो लगता था कि मेरे मरने के बाद ही तू आएगा। अरे बहुत कुछ तेरा है मेरे पास जो तुझे देना है। मैं उनसे पूछने ही वाला था कि अम्मा तू कौन है, मैं तुझे जानता नहीं, पहचान नहीं रहा। तब तक माँ की आवाज ने मुझे हिला दिया। माँ दूर से ही चिल्लाती हुई आई, अरे कमबख्त तुझे बैठने के लिए वही जगह मिली थी। दौड़ती हुई मेरे पास आई और बोली 2 मिनट मुझे देर हो जाती तो अनिष्ट हो जाता। मुड़कर उस अम्मा की ओर अम्मा ने बोला, कमली देख, ये मेरा लल्ला इतने सालों बाद आया है, अपनी काली नजर ना मेरे लल्ला पे मत डालना, वरना आंखें निकाल लूंगी, समझी? चल लल्ला, यहां नहीं रहना तुझे, चल। खींचते हुए मुझे घर लेकर के चली गई। मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था। मुड़ करके मैं अम्मा को देखा ना, तो अम्मा की आंखों से आंसू बह रहे थे और वो जो प्यार मैंने देखा था ना, वो तो उमड़ रहा था।
चेहरे पे मुस्कान थी, लेकिन उनकी मुस्कान में एक मायूसी छुपी हुई थी। वो साफ कह रही थी कि ऐसी कड़वी बातों की उन्हें आदत हो गई है। खैर जो भी हो, मैं घर पहुंचा और गुस्से से एकदम तरबतर था। अम्मा से पूछा कि अम्मा क्या हरकत थी, क्यों आपने ऐसा किया? अरे एक बूढ़ी औरत, एक बुजुर्ग लाचार औरत मुझसे बात कर रही थी, कुछ बताना चाह रही थी, मैं भी उनको पूछना चाह रहा था। मुझे भी लग रहा था कि शायद मैं उन्हें पहचानता हूँ, बस बीच में आप आकर के ऐसा क्या हो गया? माँ बोली, अरे तुझे कुछ याद नहीं है, जानते हो यही वो डायन है जिसकी वजह से मैंने तुझे शहर भेजा था। अजीब लड़का है ये। मैं अम्मा को बोला, अम्मा हम लोग बहुत आगे निकल गए हैं, तुम लोग कौन से सदी में जी रहे हो? अरे अब हम लोग अंतरिक्ष में होटल खोलने जा रहे हैं और आप लोग आज भी इन डायन भूत प्रेत में लगे हुए हो। अम्मा बोली, देख बेटा, हम लोग जिस परिस्थिति में जीते हैं ना, इन परिस्थितियों में इन सब चीजों का वजूद है। तू मत मान, तू पढ़ लिख करके बड़ा आदमी बन गया है, मॉडर्न बन गया है, लेकिन इन सब चीजों का वजूद है। हमने अपनी आंखों से देखा है, तुझे तो कुछ नहीं पता। जानते हो हमारी शादी और उस कमली की शादी, उसका तो नाम लेते हुए भी जुबान जलता है, एक ही साल में हुई थी। हमारी उम्र भी तकरीबन एक ही है, लेकिन देख वो कैसी दिखती है। जब शादी होकर के मैं तेरे पापा के घर आई तो देख हम लोग फल फूल रहे थे। और कमली, अरे उसकी शादी भी बहुत बड़े घर में हुई थी। हाँ, जमींदार परिवार नहीं था उनका, लेकिन रसूख बहुत था उनके परिवार में भी। लेकिन इसे तो कुछ और ही करना था। 2 महीने के अंदर अंदर अपने ससुर को खो गई। 6 महीने के बाद सास को भी निकल लिया। 2 साल के बाद गर्भवती हुई। उसी वक्त तू भी मेरे पेट में था लल्ला। लेकिन जानते हो, उसके बच्चे का बाप उस बच्चे का मुंह भी नहीं देख पाया। उससे पहले इस कमली ने अपना निवाला बना दिया। और जब कमली ने अपने बच्चे को जना ना, 20 दिन के अंदर ही उसे भी खा पी करके सफा चट कर दिया। ऐसी है वो तुम्हारी बूढ़ी अम्मा। उसके बाद तो उनके नाते रिश्तेदार ने भी उनसे मुंह मोड़ लिया। अम्मा, ये परिस्थितियां ऐसी हो सकती हैं। किसी के परिस्थितियों का दोष किसी के ऊपर डालना ये कहाँ तक सही है अम्मा? ऐसा नहीं होता है, ये सब गलत बातें हैं। और तू भी ऐसा की? ना बेटा, मैं ऐसी नहीं थी। मैं भी तुम्हारी तरह ही उस वक्त सोच रही थी। तेरी दादी ने बहुत विरोध किया, मुझे बहुत डांटा, लेकिन बावजूद उसके मैं कमली के पास गई और उसे अपने घर ले आया। तेरे जन्म के बाद मैं भी बड़ी कमजोर हो गई थी बेटा। तेरा पालन पोषण ठीक से कर नहीं पा रही थी, दादी भी बुजुर्ग हो गई थी। तो मुझे लगा कि चल कमली के गोद में तुझे डाल दूंगी तो कमली तुझे पाल भी लेगी और उसका दर्द भी कुछ कम हो जाएगा। पैसे की उसे कोई कमी नहीं थी, बड़े रसूख वाले परिवार थे उसके, लेकिन अपनों की कमी थी बेटा उसे। वही अपनापन देने के लिए मैं उसे अपने घर लेके चली आई। कुछ दिन तक तो सब ठीक ठाक था, लेकिन एक दिन तेरी तबीयत खराब हुई, बहुत दवा कराया, नीम हकीम सब फेल हो गए बेटा। तब तेरी दादी ने वो नीम के नीचे जो फकीर बाबा का मजार है ना, वहां लेके गई। वहां पे बैठे एक फकीर ने देखते के साथ तुझे कहा, उस कुलक्षणी को जो घर पे रखा है ना, उसी की काली नजर लगी है तेरे बच्चे पे। जल्दी से उसे घर से बेघर कर, नहीं तो तेरे बच्चे को खा जाएगी। और यही नहीं, पूरे गांव के बच्चे पे नजर है उसकी। फिर क्या था, तेरी दादी ने धक्के मार के उसे घर से निकाल दिया। और उसे घर से निकालने के बाद ना बेटा, तूने भी आंखें खोल दी। तब तो फिर मेरा भी विश्वास पक्का हो गया कि वो डायन है। और उसके बाद गांव वालों ने भी उसे धक्के मारकर गांव से बाहर कर दिया। ये कमली भी ताव में आकर अपने जमीन जायदाद को छोड़ करके गांव के बाहर जाकर झोपड़ी बना करके रहने लगी। शायद उसे लगता हो कि उस झोपड़ी में रहेगी, तंत्र मंत्र करेगी तो गांव वाले टोकेंगे नहीं। वहीं बैठ करके वो तंत्र मंत्र करती रही और कितनों को वहां से निवाला बनाया होगा भगवान ही जाने। अम्मा, मुझे याद आ रहा है अम्मा, तूने ही बताया था ना बचपन में, घर में जब आग लगी थी, सारे लोग आपाधापी में घर से बाहर निकल गए थे, तू भी बाहर निकल गई थी और गलती से मैं कोठरी में ही रह गया था। जब तुझे ध्यान आया तो तू चिल्लाने लगी, तेरे
कुछ करने से पहले ही वो अम्मा आग में कूद करके मुझे आग से बाहर निकाल लिया, मुझे एक खरोंच तक नहीं आने दिया। खुद बेचारी बहुत झुलस गई थी। तुमने ही मुझे बताया था ये बात। अब तू जरा सोच, जो मुझे जान पर खेल करके बचाया हो वो मेरे जान की दुश्मन हो सकती है अम्मा। ये गलत किया तुमने, बहुत गलत किया। तुमने ही नहीं, पूरे गांव वालों ने उस बूढ़ी अम्मा के साथ बहुत गलत किया। खैर जो भी हो, अब अम्मा के दिन तो मैं वापस नहीं ला सकता, लेकिन एक चीज जरूर है, उस अम्मा ने मेरी जान बचाई है तो उनका एहसान है मेरे ऊपर। अम्मा देख, इस बार मैं विदेश जाऊंगा ना तो उस अम्मा को अपने साथ लेकर के जाऊंगा। फिर रहियो तू लोग आराम से, चैन से। अब वो डायन तो रहेगी नहीं, तू लोग तो डायन ही कहते हैं ना उसे, तो वो डायन रहेगी नहीं, तू लोग रहना चैन से। अरे बेटा तू एकदम बौरा गया है, कहाँ तुम्हारे दिमाग में भर गया है? पढ़ाई लिखाई करके यही सब सोचते हो? तू आराम कर, मैं तेरे लिए खाना लेकर के आती हूँ। क्या इस लड़के को हो गया है? माँ बड़बड़ाती हुई चली गई। लेकिन मेरे जहन से अम्मा निकल नहीं रही थी। मुझे लग रहा था वो क्या बताना चाह रही, उनके हाथ में क्या था, क्या मुझे दिखाना चाह रही थी, क्या मुझे देना चाह रही थी। मैं इतना बेचैन हो गया कि मैं फिर से अम्मा की ओर निकल पड़ा। बस 10 मिनट के फासले के बाद अम्मा के पास पहुंच गया। देखा अम्मा अब भी मुस्कुरा रही हैं। हाँ वाह, इस बार वो दीवार से ठिठक कर बैठी हैं। हाथ में अभी भी वो पेपर है, शायद वही वो पेपर मुझे दिखाना चाहती थी। मैं अम्मा के पास गया और अम्मा को बड़े प्यार से कहा, अम्मा मैं ही तुम्हारा लल्ला हूँ, मुझे सब याद आ गया है। जानती है अम्मा, जब मैं छोटा था ना तो मुझे लगता था कि तू ही मेरी असली अम्मा है, और मेरी असली अम्मा तो तू भी है। अम्मा देख, इस बार मैं विदेश जाऊंगा ना तो तुझे अपने साथ लेकर जाऊंगा। फिर हम लोग दोनों विदेश में मस्ती करेंगे, तुझे पूरा विदेश घुमाऊंगा अम्मा। ये कहते हुए मैंने अम्मा का हाथ थामा। देखा अम्मा ठंडी पड़ी हुई है। अम्मा को हिलाया तो अम्मा एक और गिर गई। ये समझते मुझे देर ना लगे कि अम्मा अब इस दुनिया में नहीं। अम्मा चली गई थी हम सबको छोड़ के, लेकिन मेरी नजर फिर उनके उस पेपर पे पड़ी। वो पेपर उनकी वसीयत थी। उस वसीयत में लिखा था कि उनकी सारी जमीन उन्होंने गांव के पंचायत के नाम कर दी है, जिस पे एक स्कूल बनेगा। उसके लिए उन्होंने धन भी दिया था, और अम्मा के जितने भी गहने थे और जो कुछ पैसे थे अम्मा ने मेरे नाम कर दी थी। अम्मा शायद मेरी पत्नी को देना चाहती थी, एक सास की तरह अपनी बहुरिया को। लेकिन अभी मेरी शादी नहीं हुई थी ना, तो अम्मा मेरी पत्नी को देख नहीं पाई। लेकिन उनकी सांसें शायद मेरा इंतज़ार कर रही थी, ताकि इन कागज़ों को मेरे सुपुर्द कर दें, क्योंकि ये गांव वाले उनके पास तो आते नहीं थे। तो अम्मा को लगता था कि अपनी ये जिम्मेदारी वो किसे दे। अब अम्मा इस दुनिया में नहीं है, और मुझे लगता है कि अम्मा का अब इंतज़ार भी खत्म